अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। सूरत हाल कुछ यूँ है कि अब जो ईरानियन हुकाम है पहुंचे हुए मॉस्को, वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो आज ही प्रेसिडेंट ट्रंप अमरीकी सदर ये सिचुएशन रूम में एक बड़ी अहम मुलाकात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी की टीम के साथ। इत्तला ये है कि उस मुलाकात में, उस मीटिंग में ये ईरान के हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ का मामला है उसको लेकर के ओमान मस्कत के साथ सूरत हाल में एक वाज़ेह लाइहाअमल इख्तियार किया जा रहा है। और ईरान की तजवीज़ ये है कि पहले मरहले में स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को खोलने के हवाले से और उसके ऊपर ओमान और जो ईरान की अमलदारी है और नेवल ब्लॉकेट ख़त्म हो, इस पर मुआहदा हो। दूसरे मरहले में जो न्यूक्लियर के मामलात या अफसूदा यूरेनियम के मामलात हैं वो दूसरे मरहले में। अब ये आज ट्रंप साहब क्या फ़ैसला करते हैं इस हवाले से। सीज़ फायर गैर एलानिया तरीके से किसी हद तक जारी ज़रूर है नेवल ब्लॉकेट के बावजूद। वहाँ इसराइल और लबनान से बड़ी अफसोसनाक खबरें मिल रही हैं, सीज़ फायर की वायलेशन है, लेकिन वहाँ पे हिजबुल्लाह ने बराह रास्त मुज़ाकरात की ऑप्शन मुस्तरद की और बड़ा ख़तरनाक अज़ाइम का उन्होंने इरादा किया है। तो क्या ये किसी पुरअमन मुआहदे की जानिब सूरत हाल जाएगी या एक बार फिर हमें जंग का सामना करना पड़ेगा। और आज हम गौर करेंगे बिलखुसूस कि पाकिस्तान की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं वो किस हद तक यील्ड इन होने में कामयाब हो रही हैं। आज मैं ज्वाइन कर रखा है इस प्रोग्राम में बात करने के लिए जनाब मंसूर अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर हैं, कई दिहाइयाँ पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी की, उन्होंने उसको सर अंजाम दिया। फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद अल अरबी साहब, वेरी कम्पिटेंट वॉइस, इंटरनेशनल अफेयर्स में नज़र रखते हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे इंतहाई सीनियर तजिया निगार हमारे जनाब हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, भी उनसे बात करेंगे बिलखुसूस पाकिस्तानी किरदार के ऊपर। मंसूर साहब, अब तक की जो डेवलपमेंट है क्या हम उसे अभी भी स्टेलमेट कहेंगे या देयर इज़ अ होप? जो ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान था उसमें बहुत गहराई से जो जहाँ पे मामलात हैं इस वक्त इनको डिस्कस किया गया। फिर उनका ओमान का दौरा भी हुआ और उसके बाद वो वापस आए। और अब जो खबरें या जो कयास आ रही हैं, जो असेसमेंट, वो ये है कि गालिबन जो पीस एग्रीमेंट है उसकी तरफ पेशरफ जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम करके देखा जा रहा है। एक हिस्सा है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के मुतालिक कोई इस किस्म का एग्रीमेंट निकाला जाए, इसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में नॉर्मल शिपमेंट्स और जो जंग से पहले वाली सूरत हाल पे ले जाके शिपमेंट्स को स्टार्ट किया जाए। और उसमें ईरान और ओमान चूंकि दो स्टेक होल्डर्स हैं टेरिटोरियल वाटर्स की सूरत में, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग भी हो और उसमें फिर अमेरिका की तरफ से और ईरान की और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी एक अंडरस्टैंडिंग हो। तो अगर तो ये इस किस्म की का एग्रीमेंट, इस किस्म की जो प्रपोजल्स हैं जो ईरान की तरफ से दी गई हैं, अगर वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी इस मीटिंग में सिचुएशन रूम में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की या कमेटी की मीटिंग हो रही है उसमें वो सारे मामलात को देखेंगे, तो फिर इस पे हम कोई मुस्बित पेशरफ देख सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इशू है न्यूक्लियर इशू, उस पे तमाम एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि वो एक तवील दौरानिए की बहस मांगता है और एक एग्रीमेंट में जाना पड़ेगा जिसमें IAEA और दीगर जो ताकतें हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होंगी। और उस एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा और उसको इससे अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि जो अफजूदा यूरेनियम के जो ज़खायर हैं ईरान के पास, उनकी लोकेशन का भी मामला है कि वो किस जगह मौजूद हैं। कुछ उसमें मुख्तलिफ बातें हो रही हैं कि वो इस्फहान में हैं, वो नीचे बमबारी के दौरान या तो दब गए थे या ईरान की तरफ से ही किसी वक्त नीचे उनको स्टोर किया गया है। तो उसका किस तरह से हल निकालना है वो जरा ज्यादा थोड़ा सा गंभीर मामला है, थोड़ा सा उस पर ज्यादा डेलिब्रेशन चाहिए होगी। लेकिन अगर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये फिर ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं इनके और जो डिसीजन आज वो लेती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा कि चीजें मुस्बित डायरेक्शन में जा रही हैं। और अगर मुस्बित डायरेक्शन में नहीं जाती तो फिर डेफिनेटली उसका फॉलो आउट देखना पड़ेगा कि किस तरह होता है। अभी तक किसी भी तरह से अमेरिका की जानिब से सीज फायर को खत्म करने या सीज फायर को वायलेट करने की बात नहीं की गई। नेवल ब्लॉकेट के अलावा बाकी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अहमद अल अरबी साहब, सूरत हाल आप भी देख रहे हैं, जब से ये मामला जारी है आपकी कमेंट्री भी हमारे पास आती रही। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस बीच में जो ईरानियन साइड की पोस्टिंग रही, चाहे वो ओमान जाना और फिर पाकिस्तान और उसके बाद मॉस्को,
ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके जरिए ईरान क्या अचीव करना चाह रहा है? देखें, ये अभी इस वक्त जो हमारी निगोशिएशंस या मुज़ाकरात बड़े क्रिटिकल जो दौर है उससे गुजर रहे हैं, और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वॉर, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट, कॉम्प्लिकेटेड रीजन, कॉम्प्लिकेटेड एक्टर्स, हर जगह के ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उसमें बड़े इंपॉर्टेंट एक सिनेरियो से ये गुजर रही है। जब ये जंग शुरू हुई, फिर उसके बाद निगोशिएशंस की बात हुई, तो उस वक्त ईरान ने कहा कि हम सस्टेनेबल पीस चाहते हैं। और जब आप सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, और ये अंडरस्टैंडिंग है पूरी दुनिया के अंदर भी कि जो सिस्टमैटिक चेंजेस दुनिया में आ रही हैं, जब आप सस्टेनेबल चेंज की बात करते हैं, सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो मेजर कॉन्टूर्स हैं मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी apparatus की, आप उसमें तब्दीली की बात कर रहे हैं, आप उसमें बेहतरी की बात कर रहे हैं, आप उसमें जिद्दत की बात कर रहे हैं, जो वक्त की जरूरियात के हिसाब से मजीद जदीद होना चाहिए। सो जब आप ये बात करते हैं, तो मिडिल ईस्ट क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड, मैंने जैसा कि बताया, इन्वायरमेंट है, और ये दुनिया का, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं। हर सिविलाइजेशन यहीं से निकली। दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड ईस्ट के अंदर है, रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट के अंदर है, मैन पावर मिडिल ईस्ट के अंदर है, और हजारों सालों से जिस भी मुल्क ने पूरी दुनिया के ऊपर अपनी पावर प्रोजेक्ट की है, उसने मिडिल ईस्ट के ऊपर इन वन फॉर्म और शेप और अनदर उसने अपनी पावर को असर्ट और प्रोजेक्ट किया है मिडिल ईस्ट के अंदर। सो जब आप मिडिल ईस्ट के अंदर तब्दीली की बात करते हैं, तो ज्यादा बेहतर इसमें यही होता है, वो तब्दीली वही पायदार होती है, चाहे वो पीस की बात हो, चाहे आपके सिक्योरिटी apparatus चेंजेस की बात हो, जिसमें ज्यादातर जो एक्टर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, जिनका मिडिल ईस्ट के अंदर स्टेक है। सो इरानियन डेलीगेशन जब पाकिस्तान आया, तो उसके बाद उन्होंने मॉस्को या मस्कत की जो बात उन्होंने की, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर इस जंग के अंदर जो अमेरिका और यूएस के दरमियान में हो रही है, और इंपॉर्टेंट प्लेयर है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान इसको लेकर। सोल मीडिएटर दोनों ने एक्नॉलेज किया। ओमान गए हैं। ओमान हम बहुत अरसा बैक चैनल रहा है वॉशिंगटन और तेहरान में, स्पेशली 2013 ऑनवर्ड। सो प्राइमरी, हिस्टोरिकली प्राइमरी बैक चैनल उनका वो रहा है। रशिया गए हैं। रशिया उनका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। बिल्कुल। सो वो मैक्सिमम इस सारी चीजों के, तो आप ये देखिए, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर का विजिट था, प्राइमरी बैक चैनल जो हिस्टोरिकली रहा है वो विजिट था, और सोल मीडिएटर जो था, वहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। तो ये आपको क्लियर सिग्नलिंग भी है, और इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसकी बहुत ज्यादा है कि ये जो नया फ्रेमवर्क बन रहा है। बिल्कुल ठीक। अहमद मेरे साथ रहिएगा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याई साहब। सर बहुत शुक्रिया, चूंकि आप भी एक्सटेंसिवली लिख रहे हैं, ईरान की बड़ी पुरमख्स तहरीर गुजरी है हमारी नज़र से, ईरान की तारीख हो, ईरान की अप्रोच हो, पॉलिटिकल, पाकिस्तान का किरदार। मैं आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि आपसे ये समझा जाए कि इस सारे प्रोसेस में जो पाकिस्तान का किरदार रहा, वो ज़ाहिर बात है बड़ा नाजुक भी था, हसास भी था, लेकिन बड़ा अप टू द मार्क इसलिए रहा कि बोथ साइड्स इंक्लूडिंग ईरान एंड यूएस वो बार बार इसकी तायद भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो कैसा रहा इस सारी सूरत हाल में अभी तक पाकिस्तान का किरदार, इसके बावजूद कि नतीजा आया या ना आया? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का किरदार तो बहुत गैर मामूली रहा है, और ये बड़ा कम मौका होता है कि आप एक ऐसी वक्त में सालसी कराएं, जो मुसाहलती कराएं, या पहले आप सहूलत कार से शुरू हों, और आपका जो तकरीबन जो आखिरी जो पिछले चंद दिन में जो कुछ होता रहा, तो सालसी मुसाहलती तक पहुंच चुका था। इससे पहले हम ज़ाहिर आपके सामने होगा कि 1969-70 के अंदर, और फिर 71 में जो हमने किसिंजर का जो 1971 के अंदर दौरा कराया था चाइना का, और उसके बाद फॉलो अप में निक्सन गए थे, और ये सारा एक चाइना का और अमेरिका का एक जो बहुत उसके बाद तलक़ात का आगाज़ हुआ था, और फिर कुर्बत आ गई थी, तो उसमें पाकिस्तान ही का किरदार था, ये उस पाकिस्तान ने अदा किया था। उसके बाद शायद फिर बड़े अरसे बाद पाकिस्तान को इस किस्म का किरदार अदा करने का मौका मिला है। लेकिन ये कोई किरदार का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को अकेला होगा। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जिस जंग के अंदर पूरी दुनिया मुलव्वस हो चुकी है, आप ये ज़हन में रखें कि इस जंग से आज पूरी दुनिया मुतासर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान इस लिहाज से भी है कि जी हाँ, उसको मुसालती करानी है, वहाँ उसके लिए उसको ये भी पता है कि इस तरह का कभी इम्कान हो सकता है कि यहाँ में पेट्रोल सूंघने को ना मिले। अभी तक तो हम जो कुछ कर रहे हैं, सिर्फ एक उस खतरे को भांपते हुए कि अगर एक अंदाजा करके कि फर्ज 1-2 महीने ऐसी सूरत हाल जो है नाफिज रहती है, तो फिर यहाँ क्या सूरत हाल होगी। उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं, हिंदुस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तकरीबन जितने भी जो ईस्टर्न एशिया है वो सारे के साथ मुतासर हो रहे हैं। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इस जंग के अंदर बाय डिफॉल्ट हम मुतासर हैं जी, बाय डिफॉल्ट पूरा यूरोप मुतासर है। बिल्कुल ठीक। और अगर ये जंग बढ़ती है तो इसके उतने ही घनावने
और उतनी भयानक जो है कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और ये एक ऐसा ईरान की स्ट्रेटेजी आई है कि जो खीरा कौन है जिसे सजदा करके रख दिया है। ये मत भूलें कि ये जंग जो है अमेरिका को जिस दिन ये ऐलान कर दिया कि ईरान जो है बताए कि किन शराइत पे वो जंग जो है बंद करेगा चश्मे तस्वर में, क्योंकि जंग के अंदर कोई बराबरी का तो होता नहीं, एक हारता है एक जीतता है। बड़ा कम होता है कि जी पता ना चले जी बराबरी पे, हर एक को पता होता है कि कौन जंग हारा होता है और किसको जंग बंद कराने की जरूरत होती है। बाकी इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो इराक़ची साहब का जो नया हमने रूप देखा है, ये मुझे इसके बारे में मैंने कल वीलॉग की और शायद एक आध दिन में मैं इसके ऊपर कुछ लिखूं भी सही कि ये इसका मुज़ाकरा से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे नज़दीक एक फेज के ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये अस्यूम कर लिया कि अब ये कुछ हम हासिल कर चुके हैं या हासिल होने वाला है। और ये सारा जो कुछ जो पाकिस्तान के अंदर 2 दफ़ा वो आए हैं और दूसरी दफ़ा भी मेरा ख्याल था शायद वापसी में ट्रांजिट होकर पता चला नहीं, वो भी उतना ही मैसिवली ऑक्यूपाइड था, बिजी था जितना वो पहले दिन था। तो अब रूस के अंदर कोई हैरान ना होगा कि हफ्ते 10 दिन बाद एक रूस को एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर ले बहुत सारे वज़राए खारजा की, जिसमें सारी गल्फ कंट्रीज भी हो, मिस्र भी हो, तुर्की भी हो, पाकिस्तान भी हो, ईरान भी हो, और कोई पता नहीं कि एक छोटा सा जो है एक आपके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाए। देखिए ये कुछ चीज़ वो नहीं रही जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, होने चाहिए, कितने होने चाहिए। और ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन भी कि हम तो फोन पे भी बात करने पर तैयार हैं, अब 17 घंटे का सफर अगर नहीं करवाना चाहते तो ना सही। और उसके बाद एक और मैं कनेक्ट करता जाऊं, बिल्कुल ठीक, यहाँ पे इस सारे मुज़ाकराती अमल से पहले यहाँ पे 3 वज़राए खारजा आए थे, सऊदी अरब का, इराक का, मिस्र का और तुर्की का। और उसके फौरन बाद इसहाक डार साहब को वेरी नेक्स्ट डे चीन गए थे। ये कोई रैंडमली नहीं हुआ था, ये वेरी वेल प्लान था और इसके मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, मेरे साथ रहें सर। एक हिस्सा हो सकता है छोटा सा और बियॉन्ड बिल्कुल ठीक, मेरे साथ रहिएगा, सारी एक स्क्रिप्ट है, मेरे साथ रहिएगा। अच्छा मंसूर साहब, आपने न्याय साहब की बात सुनी, अहमद अल अरबी भी सुन रहे हैं। ये जो न्याय साहब जो ईरान की स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहे थे, उसके ऊपर मैं देख रहा हूं कि आज जर्मन चांसलर जो हैं उनका बड़ा एक दिलचस्प तबसरा है। वो कहते हैं द इरानियंस आर क्लियरली स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड एंड द अमेरिकन्स क्लियरली हैव नो ट्रूली कन्विंसिंग स्ट्रेटेजी इन द नेगोशिएशंस ईदर। ये क्या मुराद ली जाए? देखिए, ईरान ने इस जंग के नतीजे में बहुत से मिथ्स को तोड़ दिया है जो एक वेस्ट की जानिब से, यूएस के अंदर भी, और जो वेस्टर्न अलायंस है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनकी जो ईरान की तरफ जो पॉलिसी थी इससे पहले, जो उनकी असेसमेंट्स थी वो ये थी कि ईरान बहुत वीकन होता जा रहा है और ईरान को खास तौर पे जब ये गुज़िश्ता 2-3 साल में 2023 के बाद से जो इजराइल की तरफ से अटैक्स हुए हैं, तो ईरान के अंदर डिफेंस करने की सलाहियत नहीं रही, अपने आप को स्ट्रेटेजिकली डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रही, और वहां पे इसीलिए वो रिजीम चेंज की बात कर रहे थे। उनका ख्याल था कि जो वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज की एफर्ट्स हैं उनके लिए काफी गुंजाइश मौजूद है, और उसमें इसराइल की असेसमेंट का भी बहुत बड़ा दखल था। इसराइल की असेसमेंट जो है वो वेस्टर्न असेसमेंट्स के लिए काफी के अंदर काफी कंट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन ईरान ने इस मिथ को कंप्लीटली तोड़ दिया है। उन्होंने ना सिर्फ रजीम चेंज की किसी एफर्ट को कामयाब नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने जो शो किया है कि किस तरह ईरानियन नेशन जो है वो इस जो ईरानियन सेटअप है, ईरानियन इनकलाब है, उसके पीछे खड़ी हुई है। और आइडियोलॉजिकली आप मुखालिफ हो सकते हैं वेस्ट के कंट्रीज ईरानियन आइडियोलॉजी के या ईरानियन इनकलाब के, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि ईरान की नेशन वहां पे उसमें नहीं है। और उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमने किसी मॉडर्न वॉर में नहीं देखी, जहां सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी उड़ा दिया गया, जहां स्कूलों को भी उड़ा दिया गया, कॉलेजों को भी उड़ा दिया गया, जो उनके रिसर्च लेबोरेटरीज और रिसर्च एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनको भी टारगेट किया गया, लेकिन दे हैव स्टेड। और उसके बाद फिर वो उनका जो नेगोशिएशन की तरफ से एटीट्यूड है, मैं ईरान को अपनी वजारत खारजा के दौर के दौरान कवर करता रहा हूं। ईरानियंस आर मार्वलस नेगोशिएटर्स, लेकिन जो मैंने अभी देखा है ये दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि वो इतने तहजीबी तरीके से सारे
मामले को निगोशिएट कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि एक वो कौम निगोशिएट कर रही है जिसको उसके मुखालिफिन ने इतनी बम्बार्डमेंट की हो उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो वो अभी भी उसको बड़े नॉर्मलाइज तरीके से निगोशिएट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये उनकी कामयाबी है, ये उनकी कमजोरी नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट में और वेस्टर्न एलाइज में, खासतौर पे अमेरिका के एलाइज में उनकी सपोर्ट बढ़ रही है और वेस्ट की तरफ से क्लियरली ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, खास तौर पे कि वो ईरान के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप, बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप। बिल्कुल ठीक है मंसूर साहब, साथ ही रहेगा। मैं जरा अहमद की टेक भी ले लूं। अहमद साहब, ये अभी जो इबास इराक़ची साहब की स्टेटमेंट्स आई हैं ना, वो एक तो जो हालिया उनके दौरान रहा 2 बार, उसको बड़ा खुशाइंद करार दे रहे हैं, उसको बड़ा कॉम्प्लीमेंट पे कर रहे हैं, लेकिन वो साथ कह रहे हैं कि ये जो हमारा दौरा था उसमें आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ाकार पर बात हुई है पाकिस्तान के साथ। इससे क्या मुराद ली जाए? देखें जामिद साहब, बात यह है कि जो ये डिप्लोमेटिक, जैसे उनकी ट्वीट के ऊपर बहुत सारी यहाँ पे बातचीत होना शुरू हो गई जब वो पाकिस्तान आ रहे थे। देखें इस वक्त चल क्या रहा है, इस वक्त ईरान के अंदर ईरान और यूएस की वॉर की सीजफायर हुई हुई है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें पूरी कैपेसिटी थी कि वो रीजनल और ग्लोबल वॉर के अंदर तब्दील हो सके। हो क्या रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया की 7 बिलियन पॉपुलेशन उससे इफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया की तवज्जो इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है और जितनी भी बातचीत हो रही है ईरान के ऑफिशियल्स की, पूरी दुनिया में किसी के साथ भी अगर वो बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, इकोनॉमी पे, फाइनेंस पे, डिप्लोमेसी के ऊपर, जहां पे भी वो बात कर रहे हैं तो उसका महवर जो है वो यही जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान और यूएस का और ये जो जंग हो रही है वही है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब इरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का विजिट करते हैं और जब वो पाकिस्तान आते हैं या वो बातचीत करते हैं तो जाहिर है इसी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, इसी पीस प्रोसेस से रिलेटेड बात हो रही है जब वो सोल मीडिएटर के पास आ रहे हैं। सो बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं डिप्लोमेटिक, उसकी टेक्निकलिटीज बहुत डिफरेंट होती हैं। एक बात के जो कई दफा पे सिग्नलिंग मकसद होता है, कई दफा पे आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस जो होती है उसको बात आपने करनी होती है, कई दफा के ऊपर आपने बड़ा कैलिब्रेटेड रिस्पांस देना होता है, आपने रिजर्व रह के एक मैसेज कन्वे करना होता है, कई जगहों पे आपने फोर्थ कमिंग होकर कोई मैसेज कन्वे करना होता है। तो ये सारी उसकी जो है वो सेंसिटिविटीज हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो पाकिस्तान आए हैं, चाहे वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, चाहे फॉर्मेट की बात करें, तो जब पीस प्रोसेस की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस बहुत स्टेडली और बहुत जो है बहुत खूबसूरती के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है और जिसका आउटकम आपको अब नजर आ रहा है। आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी डिफरेंट कॉर्नर से पूरी दुनिया के बीच प्रोसेस बड़ी तेजी से आगे चल रहा है, बड़े प्रपोजल बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, कुछ पब्लिक में कुछ प्राइवेटली, तो चीजें आगे प्रोग्रेस की तरफ जा रही हैं। दिस इज व्हाट दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक, हफीजुल्लाह न्याई साहब, ये मुज़ाकरात के जरिए अमन मुआहदे की जानिब सूरत हाल जाएगी या अभी भी ट्रंप साहब के अंदर टेंडेंसी बाकी है कि अचानक उठ के एक फुल फ्लेज वॉर का नफाज कर दें? मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मेरे तो पहली बात तो यह वो कभी भी नहीं करना चाहते थे। जब उन्होंने सीज फायर की, जब उन्होंने पहली तो चलो यहां से शुरू करें, उन्होंने पहले ज़बानी कलामी उनको कहा ये 3 या 4 मार्च को, वो रोब नहीं चला तो उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। फास्ट फॉरवर्ड 5 दिन पे दे दिया, 10 दिन कर दिया, 10 दिन के बाद उन्होंने ये 15 दिन की सीज फायर कर दी। तो ये किसी इसके अंदर मुझे बताएं कि एक मौके पे ईरान की कोई कमजोरी आई हो जहां ये पता चला हो कि हाँ हमने ईरान की ये कमजोरी देखी है, हमें ईरान माइल नजर आता है, हम इसको गुंजाइश दे रहे हैं। और जब 10 दिन का अल्टीमेट खत्म हो रहा था तो 4 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा रात न्यूयॉर्क टाइम 8 बजे हम बमबारी शुरू करेंगे, 4 घंटे के अंदर हम इसको तहजीब को एलिमिनेट कर देंगे। 3,500 साल पहला उसका 4 घंटे में एलिमिनेट कैसे हो सकती? तो उसमें सिर्फ या वो बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि कोई कमाने वो पंजाबी कहते छोड़ रहे थे, या उनका ख्याल था कि हम न्यूक करेंगे, जो कि इजराइल का दिल जान से था। एक और बहस है जो करना क्या चाहते थे। जरा पीछे आ जाए जी, ये जो पिछले साल 12 और 13 जून की रात को ईरानी टाइम के मुताबिक 3 बजे इजराइल ने अटैक किया, ये जंग जो है ये बंद हुई है 24 जून को जाके 12 दिन बाद। आपको पता है इस जंग की सीज फायर की निगोशिएशन कब हुई है? 21 और 22 जून को कतर में अमेरिका का ईरान का आपस में मुज़ाकरात हुए हैं। किसकी गुजारिश पर? इजराइली गुजारिश पर। ये पहले ये चीजें फैक्ट्स इनकॉर्पोरेट कर ले फिर आगे चले
कि यानी कि 12 दिन की जंग जो इसराइल ने की थी, और वो भी उसमें भी ऐसे डिकैपिटेट किए गए थे उनके बड़े बड़े लोग, सियासतदान सारे। अब उस जंग के बाद क्या इसराइल को इतना बेवकूफ है, उसको नहीं पता कि ईरान की क्या कैपेसिटी है। ट्रंप 3 हफ्ते बाद आया, फिर ये जो उसके बाद ट्रंप ने वहां पे हमला किया B-52 बॉम्बर से, फिर ईरान ने कतर पे किया। अब ये अलहदा बात है दुनिया में कि इसका क्या मतलब है कि आप जिस मुल्क के अंदर सीज फायर नेगोशिएट हुई है, उसी मुल्क के अंदर जो है 2 दिन बाद ईरान बमबारी की, अमेरिका ने बमबारी की। ना ईरान के एक बंदे को कोई जख्मी हुआ, ना वहां पे हुआ। ईरान का नुक्लेयर प्रोग्राम तबाह करके अमेरिका ने ऐलान कर दिया, तबाह कर दिया गया, और ये जंग जो खत्म हो गई। लेकिन इससे अहम बात यह है कि 3 हफ्ते बाद वहां पे यूरोपियन यूनियन का इजलास होता है या नेटो का, मुझे एग्जैक्टली मैं कंफर्म कर लूंगा, जुलाई के एंड में। ट्रंप आता है यूरोप पे। ट्रंप वहां कहते हैं कि अगर मैं ये सीज फायर ना कराता तो इजराइल फारिग था। जी। अब आ जाए दिसंबर के एंड में प्रोटेस्ट, फिर 14 जनवरी को उन्होंने प्लान किया। अब आपने, अगर आप लोग सारे फॉलो कर रहे होंगे, मुझसे ज्यादा फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको ये पता नहीं है कि 14 जनवरी को जब हुआ तो खबर आ गई कि इजराइल ने अमेरिका को मना किया अटैक ना करो। यानी कि जो मुल्क अटैक करवाना चाहता है डेस्परेटली, और जिसके बारे में पता चला है कि उसने बुश को भी कहा, उसने ओबामा को भी कहा, उसने ट्रंप के पहले दौर में भी कहा, उसने बाइडन को भी कहा, फाइनली वो अटैक कराने में जब कामयाब हुए तो नेतन्याहू ने कहा कि मेरे 40 साल का हमारा ख्वाब पूरा हुआ है। ये मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं सर अभी। अब जब आगे जी एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, गुफ्तगू हमारी यहीं से शुरू करता हूं सर। एक छोटी सी ब्रेक, प्रोग्राम ब्रेक का वक्त आया जाता है मेरे साथ ही। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी जो तर्जुमान है व्हाइट हाउस की बता रही हैं कि वो चंद घंटों बाद प्रेस ब्रीफिंग देगी, और इस बीच में मैंने आपको अर्ज किया था कि आज ट्रंप जो हैं वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी टीम के साथ एक बड़ी अहम मीटिंग भी कर रहे हैं ईरान की सूरत हाल के ऊपर। आपने न्याय साहब का तज्जिया सुना, मंसूर अहमद खान साहब भी बात कर रहे हैं, अहमद अल अरबी भी। मंसूर साहब सर, अब आपकी जाने में आता हूँ। सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो तासुर है बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया ने पिछले 3-4 दिनों से दिया कि महज एक फैसिलिटेटर या इंटरलोकेटर की बजाय पाकिस्तान एक सालिस के तौर पर भी आ रहा, कुछ तजावीज़ भी पाकिस्तान ने टेबल पर रखी हैं, कोई बात आपको समझ आती है ये? नहीं, देखें, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये रोल स्टार्ट किया था, आपको याद होगा कि उस वक्त जब यूएस इजराइल और ईरान ये जंग चल रही थी, तो कोई भी ऐसा क्रेडिबल नेगोशिएटर या क्रेडिबल फैसिलिटेटर या क्रेडिबल मीडिएटर आगे आने को तैयार नहीं था, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इन इश्यूज की बहुत ज्यादा थी। और उस वक्त पाकिस्तान ने जब इस रोल को एक्सेप्ट किया, तो पाकिस्तान ने भी इस रोल को एक्सेप्ट करने से पहले अपने रीजनल इत्तेहादियों को, अपने इलाकाई इत्तेहादियों को ताउन में लिया। हमने 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उनसे सारा कुछ एग्री किया, जो भी फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें बात की जा सकती है। और फिर हमने चाइना को भी, जब हमारे इसहाक डार साहब गए चाइना, तो चाइना के साथ भी वो 5 पॉइंट प्लान अनाउंस हुआ। अब उसके बाद पाकिस्तान ने, क्योंकि ईरान और यूएस का जो पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था, तो उसमें काफी चीजों पे अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन काफी चीजों पे डिफरेंसेस भी रह गए। तो उन डिफरेंसेस को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान ने फिर इस रोल को अपने बड़े एक मुदब्बिराना तरीके से, बड़े समझदाराना तरीके से आगे बढ़ाया है, और उसमें उस सालिस का या उन प्रपोजल्स को एडवांस करने की कोशिश की है जहां जहां पे जिन एरियाज में डिफरेंसेस हैं। और इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि एक इसमें बैक एंड फोर्थ ईरान की तरफ से भी विजिट हुई। अब्बास अरागची साहब अभी आए, रिसेंटली 2 दफा आए, और फिर पाकिस्तान ने जो प्लान है, जो प्रपोजल्स हैं ईरान की, जो लेटेस्ट प्रपोजल्स हैं, वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो शेयर की हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का रोल प्ले किया है पाकिस्तान को। के पास्ट में भी ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, चाहे वो चाइना यूएस के मामला हों या बाद में अफगान तालिबान के साथ डिप्लोमेसी में भी रोल प्ले कर चुका है, लेकिन मेरा ख्याल है ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रोल है, और इसमें पाकिस्तान के जो इस रोल को ज्यादा पजीराई मिल रही है। बिल्कुल ठीक। अभी इस रोल को पाकिस्तान के कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि ये अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे हैं जहां पे ये आप ये समझे कि सारे डिफरेंसेस आयरन आउट हो गए हों, सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए हों, और आगे का एक एक्शन प्लान सामने आ गया हो। मेरा ख्याल उस एक्शन प्लान तक पहुंचने के लिए अभी मजीद जो है पाकिस्तान को इस रोल को जारी रखना पड़ेगा, और तमाम पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं समझता हूं कि ये जो है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत आला फेज है, इस वक्त बहुत अच्छा फेज है। सही है। इसको अभी आप कह रहे हैं कि ये आगे जारी रहना चाहिए, लग भी रहा है। अहमद साहब, अहमद अल अरबी साहब, ये ट्रंप की मिसकैलकुलेशन है स्ट्रेटेजिक,
जिसके बाद वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं जल्दी में, या फिर इंटरनल प्रेशर है उनकी जो अपनी सियासत है, चाहे मिड टर्म की आमद हो या जो इनिशियल पोल्स आ रहे हैं उसमें अप्रूवल रेटिंग में बहुत ही ज़्यादा खसारे का उन्हें सामना हो? आपकी टेक क्या है इस मामले के ऊपर? देखिए जावेद भाई, इसमें 3 फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएस ने ये जंग शुरू की तो उनको उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि सिचुएशन इस तरह अनफोल्ड होगी? तो मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी क्लैरिटी थी। उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने जंग के पहले और दूसरे दिन में ही उन्होंने कह दिया था कि जब जंग इसराइल के कहने पे शुरू की और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हमारा ये नहीं था, इसराइल का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो जब वो फरीकैन जिन्होंने मिलकर जंग शुरू की वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव पे ही उनका कंसेंसस ना हो, तो इसका मतलब है कि इस जंग को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन पाई जाती है उसमें। दूसरी बात ये, अमेरिका ने माजी में जितनी भी जंगें लड़ी वो उनमें से कुछ जंगें पॉपुलर रहीं, कुछ जंगें अनपॉपुलर रहीं, लेकिन ये वो जंग है जो ईरान के ऊपर उन्होंने इम्पोज की, वो अपने ऑनसेट से, यानी जब शुरू हुई वो तब से ही अनपॉपुलर जंग थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और ये दूसरी दफा जब वो सेकंड टर्म उन्होंने अपनी की तो वो ये कहकर आए थे कि मैं मिडल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा। और इसी वजह से जो इनकी पॉपुलर सपोर्ट थी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, तो वो उसने इनको जिस तरीके से पॉपुलर लीडर बनाया, और अमेरिका के मशहूर तरीन सदर जो गुजरे हैं उनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप थे। सो वो भी एक प्रेशर था, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली सोच थी जिसको अमेरिका फर्स्टर्स कहते हैं, जिसको बर्नी सैंडर्स या रिचर्ड डेनेरो ने, आपने देखा रॉबर्ट डेनेरो ने उन प्रोटेस्ट को लीड किया, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ये 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स को इस वक्त ये लगता है कि उनके भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है कि किसी तरीके से इस जंग से और इस जंग के होने वाला जो सारा कॉन्सिक्वेंसेस है उनसे बाहर निकला जाए। बिल्कुल ठीक है, अहमद साहब साथ हैं। अच्छा न्याय साहब, ये हो कैसे सकता है कि मैं आपको प्रोग्राम में लूँ और कोई सियासी गुफ्तगू ना करूँ आपसे, बिलखुसूस पाकिस्तान से जुड़ी जो सियासत है वो कदरे मांद ही रही सारे सीजन में जंग की वजह से। ज़ाहिर बात है तवज्जो ही सारी अमेरिका ईरान जंग पे थी, लेकिन इस बीच में जो हमारी बड़ी सियासी जमातें हैं उनका किरदार कैसा रहा? पीटीआई का अगर मैं जिक्र करूं, पीपल्स पार्टी कहाँ थी? नून तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट में है, उनके वजीर हैं जो डील कर रहे हैं, तो मैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हवाले से समझना चाह रहा हूं कि आपने इन्हें कहाँ खड़ा देखा है इस जंग में? न्यायी साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे अगर इजाज़त दे तो इसी टॉपिक में मुझे बात करने दें, क्योंकि मैं तो पिछले 2 महीने से बिल्कुल तवज्जो दे नहीं रहा हूँ। मैं 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। प्लीज। देखिए जी, पहली बात जो है, मेरे आप सारे लोग दोस्त जो हैं उनकी किसी की मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर आप ये देखेंगे ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद ये 30वीं दफ़ा नेगोशिएशन का दौर चल रहा है। पहला दौर जो था वो जून 2025 में हुआ, दूसरा जो था वो फरवरी 2026 में हुआ, तीसरा जो है ये चल रहा है, ये 15 रोज़ा सीज फायर जो है पिछले तकरीबन आप इसको 30-32 दिन हो गए हैं सीज फायर को, 23-24 दिन हो गए सीज फायर को। मैं ये बता रहा हूँ जी कि ये जो मुज़ाकरात की जो टीम है यही बताती है कि ट्रंप साहब वगैरह जो है इन मुज़ाकरात के बारे में कोई हासिल रसूल के बाद संजीदा नहीं थे। अब जरा गौर करें कि एक ओबामा का 2015 में ईरान से होता है जो है जिसको कहना चाहिए कि वहाँ पे एक समझौता आ जाता है जो कि ट्रंप ने कैंसिल किया। उसके अंदर एक मैं नाम बता दूं, उसके अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फिजिक्स साइंटिस्ट था अर्नेस्ट मोइज़ था, वहाँ पे वेंडी थी जो उनकी जिसको कहना चाहिए कि कैरियर डिप्लोमेट थी, फॉरेन पॉलिसी से स्पेशलिस्ट थी। जॉन कैरी को हट कर रहा था, ओबामा 100% टेलीफोन के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल था और उस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा था। ईरानियन प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट कर रहे थे। दोनों तरफ से 15-20 बंदों की टीमें बैठी थी, फिजिक्स से बातें कर रहे थे, जो साउथ ईस्ट एशियन एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातें कर रहे थे। अब ये 2 बंदे जो हैं कुशनर और आप जो स्टीव विटकॉफ है, ये दोनों जो हैं, दोनों के बारे में प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा इनका पूरा गूगल कर लेने का कोई तजर्बा बेचारों का है ही नहीं। और जेडी वैंस जो है उसका भी कोई तजर्बा नहीं, फॉरेन ऑफिस का एक बंदा नहीं अमेरिका का बैठा। ईरानियन इस वक्त भी देखें कि 70 बंदा ईरान लेके आया, हर चीज का एक्सपर्ट, फिजिक्स, साइंटिस्ट, बैंकर, माहिर मुआशियात, जो बंदा जी आप बात करें तो बात यह। और उसके बाद ये पहली तो चीज है कि ये ट्रंप इसे हासिल क्या करना चाहते थे। ट्रंप को ना, मेरी ये बात जामी साहब बांध के रखते हैं कि ना तो उनको दिलचस्पी है इस वक्त यूरेनियम की आसूदगी से, ना उनको रिजीम चेंज से,
ना उनको दिलचस्पी है हिजबुल्लाह को और उनको जो है तो काहे में दिलचस्पी है फिर उन्हें? हमास को और हुतियों को, और ये इसको ना उसको बैलिस्टिक मिसाइल से 4 ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे जो नहीं हुए, और इमरान को दिलचस्पी उसमें दिलचस्पी नहीं है। उसमें दिलचस्पी है कि उसको एक ऐसा मुआहिदा पाकिस्तान करवा के दे जो कि उसके नवंबर 2026 के इलेक्शन जितवा दे। हाँ, वो एक पॉपुलर शख्स है, उसको और वो उसकी मकबूलियत को अमेरिका जाके बेचे, जो कि ईरान जैसा मुल्क जो है वो देने पे तैयार नहीं, जबकि उसे पता है कि उसे पिछाड़ चुका है, वो इस जंग से निकल चुका है, इस जंग के वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। ये जो नाका है, ये खुद आप देखेंगे कि इस नाके का अगर ईरान को नुकसान हुआ तो उसका एक और रिजल्ट है कि जंग फिर भी नहीं होगी। अगर ईरान को इसका कोई नुकसान ना हुआ, ये खुद ब खुद डिसमेंटल हो जाएगा, खुद ब खुद। उसी तरह जैसे इब्राहिम लिंकन यूएसएस चला गया, जैसे जेरल्ड फोर्ड चले गए, सारे शिप चले गए, इसी तरीके यूएसएस जॉर्ज बुश और यूएसएस ट्रिपल ये सारे वापस चले जाएंगे जो आज वहां पे नाका लेके खड़े हैं। बिल्कुल तो किस्सा ये कि इस वक्त ईरान जो है एक खित्ता जो है करवट ले चुका है, नई दुनिया बन चुकी है। ये सारा एक नया फेज है। यहाँ पे आप एक देखेंगे कि मैंने आपको पहले सेगमेंट में बता दिया था कि रूस, ये जो राक्षी का दौर है, ये जो वहां जाके सारी बातें हुई हैं, रोजाना देखा कर हर तरफ टेलीफोन खड़क रहे हैं, हर मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर दूसरे मुल्क के बारे में फॉरेन मिनिस्टर से सदर दूसरे मुल्क के सदर से कनेक्टेड है। और एक नई सूरत हाल आप देखेंगे, अमेरिका इस खिते में फारिग हो गया बाय डिफॉल्ट, इसराइल वो काम नहीं करवा सका, न्यू करवा सका, ईरान को तबाह बर्बाद नहीं करवा सका, तोड़ नहीं सका, और अब ईरान जो है इस खिते में सबसे स्ट्रांग मुल्क बन के होगा, लेकिन वो नहीं होगा, किसी को डोमिनेट नहीं करेगा। एक सारे मुसलमान मालिकों का वो इताद होगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का हुआ है, और इसके अंदर आप तुर्की को भी देखेंगे। ये तो बड़ा आइडियल सिनेरियो हो जाएगा ना किबला, आप देखेंगे ये तो बड़ा मीटिंग हो गया, बड़ा आइडियल सिनेरियो हो जाएगा, ये आप बनते देखेंगे। मैं छोटी सी ब्रेक ये बता दें मुझे कि मैंने ये कहा था। अच्छा, छोटी सी ब्रेक सर, आपका बयान ऑन रिकॉर्ड रहेगा। छोटी सी ब्रेक और 2 मामला बाकी रह गए, फिर अपने पैनलिस्ट से आखिरी सवाल करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आप तीनों से मुखातिब होगा, जरा क्विक आपका टेक चाहिए सबका इस नुक्ते पर जहाँ न्यायी साहब ने बात खत्म की। मंसूर साहब, डू यू थिंक सो कि ये अब एक नया सिनेरियो बन रहा है, अब जो अमेरिकन हेजमनी थी विद इन दिस रीजन और वर्ल्ड वाइड वो डैमेज हुई है एंड देयर विल बी न्यू अलायंसेस नाउ? देखिए, एक यूनिपोलर ऑर्डर से मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ पेशरफ्त तो हो रही है। अमेरिकन हेजमनी को भी, अमेरिकन पावर को भी नुकसान हुआ है, जो गुज़िश्ता 2-3 सालों में जो मिडिल ईस्ट में जंगें हुई और खासतौर पे यूएस ईरान वॉर, जिस तरह से इजराइल ने यूएस को इस्तेमाल करते हुए इस जंग में जो रोल प्ले किया। अब जो फोकस आ रहा है वो नए रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ हम देख रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा कि ईरान और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी इस मीडिएशन के हवाले से नेगोशिएशंस रही, और एक पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट और इन ममालिक को और चाइना को भी ऑन बोर्ड रखा। तो मेरा ख्याल है कि एक नया आर्किटेक्चर तो तरतीब होने जा रहा है, लेकिन ये सारा ग्रेजुअल होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई स्विच नहीं है कि एक दिन में यूनिपोलर ऑर्डर मल्टीपोलर में चेंज हो जाए। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगी इवेंट्स की, और हम देखेंगे कि आगे मेरा ख्याल है एक मल्टीपोलर। ठीक है जी। मैं मुख्तसर सर अहमद अल अरबी साहब की टेक भी लूंगा इस मामले पे। अहमद साहब, आपकी क्या फाइंडिंग है इस मामले में सर? जामिया, मुझे आपकी आवाज माजरत नहीं आ जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि आप इस अंडरस्टैंडिंग से एग्री करते हैं कि अब ये मल्टीपोलर दुनिया बन रही है, अमेरिकन हेजमनी का आहिस्ता आहिस्ता खात्मा हो रहा है, ईरान इमर्ज हो रहा है, खत्ते में नए अलायंसेस बनेंगे? जी, आई टोटली अग्री, लेकिन मैं इसको अमेरिकन डिस्ट्रक्शन या हम आम तौर पे जब हम ये इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं तो उसको हम इक्वेट कर देते हैं यूएस डिस्ट्रक्शन के साथ। तो मेरी जो अपनी रिसर्च है या एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मैं इसको अमेरिका की डिस्ट्रक्शन के साथ लिंक नहीं करूंगा। मैं आपकी खिदमत में एक फैक्ट रखता हूं कि अब से पिछली 5000 साल की नॉन हिस्ट्री में दुनिया कभी भी यूनिपोलर नहीं रही। दुनिया या बाइपोलर रही है या मल्टीपोलर रही है। और अभी भी अगर आप लार्जर हिस्टोरिकल कैनवस पे उसको देखें तो 1990s के बाद जो ये 20 साल का पीरियड, 20-25 साल का पीरियड रहा कि दुनिया यूनिपोलर रही, लार्जर हिस्ट्री के अंदर आप उसको 5000 साल, 4000 साल के साथ जब आप उसको देखेंगे तो ये मैटर ही नहीं करता। सो ये एक अनोमली थी, और अमेरिकन को ये बात मालूम है। आप चाहे अमेरिकन थिंकर्स हंटिंगटन की बात करें या ब्रेजिंस्की की, वो पिछले तकरीबन 40-50 साल से ये बात कर रहे थे कि ये जो यूनिपोलैरिटी का टाइम रहेगा ये ट्रांजिशनल टाइम होगा, उसके बाद दुनिया वापस
मल्टीपोलैरिटी, यानी अपनी हकीकत की तरफ आ जाएगी। तो दुनिया वापस अपनी हकीकत की तरफ आ रही है, जिसको इमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी कहते हैं। लेकिन दुनिया अभी भी इस वक्त भी यूनिपोलर है और अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन बड़ी तेजी से दुनिया इमर्ज कर रही है इनटू मल्टीपोलैरिटी। उसी तरह ये जो खित्ते हैं, ये जो रीजन्स हैं, जिसको यूरेशिया कहते हैं, यूरोप और एशिया, ये भी यूरोप और ये मिडिल ईस्ट का रीजन, इसकी आप बात कर लें, यूरोप हमेशा से डिवाइडेड रहा है और ये ममालिक आपस में लड़ते रहे हैं। ये जो यूरोपियन यूनियन बना था, ये भी एक आर्टिफिशियल चीज। अब आप देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर भी मुल्क की बात करने वाले नेशनलिस्टिक लीडरशिप आ रही है। उसी तरह मिडिल ईस्ट पिछले 1000 साल आपस में इकट्ठा रहा है। आपने देखा पिछले 70 साल में जो डिवाइड था, दैट वाज आल्सो आर्टिफिशियल। तो अब मिडिल ईस्ट भी किसी ना किसी शेप ऑफ फॉर्म में एक यूनिटी, यानी मुस्लिम वर्ल्ड भी एक यूनिटी की तरफ जा रहा है। सो दुनिया अपनी हकीकत की तरफ वापस आ रही है और एनोमलीज निकालती चली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद अल अरबी साहब, जनाब हफीजुल न्याई साहब और रहमान साहब, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने देखा होगा जब ट्रंप पे हमला हुआ, जब वाइट हाउस कवर करने वाले सहाफ़ियों के एजाज़ में जो इशाया हो रहा था, तो कैलिफोर्निया का 31 साला टीचर, उसने जब ये हमला किया तो उसके ऊपर CIA के फॉर्मर एक ऑफिसर हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने एक अजब राय दी है और उसके साथ दलील बड़ी दिलचस्प। वो कहते हैं कि ये जो इवेंट था ये कम्प्लीटली स्टेज था, इसको स्टेज किया गया है। और उसकी वजह ये बताते हैं कि आप देखें कि सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स वहाँ मौजूद थे, वो फुटेजेस 2 मौजूद हैं जो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। तो इनका, लैरी जॉनसन का दावा ये है कि सबसे पहले उन्होंने JD वैंस को वहाँ से उठाया, हालांकि प्रोटोकॉल में पहले अमेरिकी सदर को उठाया जाना चाहिए। तो ये लैरी जॉनसन की ये जो बात है, ये बड़ी काबिल गौर और एक नया जाविया फराहम करती है सारे वाक़े के ऊपर, कि रेस्क्यू किया गया पहले JD वैंस को और ट्रंप को छोड़ दिया गया। और ये जो वाशिंगटन में जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक उसने ऑर्केस्ट्रेट किया है थिएटर को इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में। इसके बरक्स कुछ लोगों की राय ये है कि ये जो इवेंट हुआ, इस इवेंट से जो ट्रंप की गिरती हुई मकबूलियत है अमेरिका के अंदर, उसको संभालने में मौका मिलेगा। और एक विक्टिम कार्ड है, मजलूमियत का कार्ड है कि उनके ऊपर हमला किया गया, जो उनका कोर वोटर है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैगा वाला, रिपब्लिकन्स का, वो उनके साथ दोबारा जुड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिकन्स का वोटर भी ईरान जंग के ऊपर अब तनकीद कर रहा था, उनके यहाँ भी अब कमी वाक़या हो रही थी इसकी सपोर्ट में। ये लैरी जॉनसन की राय और कुछ दीगर तज्ज़ियात को देखते हुए ये दुनिया की जो इस्टेब्लिशमेंट और बड़े बड़े वाक़यात हैं, उसमें बहरहाल ये गुंजाइश रहती है, जिसकी जाने मैं इशारा कर रहा हूँ, ये इवेंट स्टेज किया गया हो। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह।